आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। दोपहर के 4 बज चुके हैं। दोपहर के 4 बजे आप देखते हैं हमारा खास प्रोग्राम, और ख़ास प्रोग्राम हमारा रहता है स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में हम हालात वाक़ात पर नज़र रखते हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में हालात वाक़ात जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर के सूबे जम्मू और जम्मू का डोडा कश्तवाड़ से लेकर राजौरी, पुंछ और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाके, और इन्हीं इलाकों के हालात वाक़ात के पस मंज़र के बीच में जहाँ सिक्योरिटी सवालात उठे हैं, वहीं पर बड़ी फौज के सरबराह इस महीने लगातार दूसरी बार जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। और 2 रोज़ा दौरे के दौरान कल भी उन्होंने फॉरवर्ड पोस्ट के हवाले से जानकारी ली थी, लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन को असेस किया था, इंटरनल जो फौज के अफसरान उनसे मुलाकात की थी, सिक्योरिटी सूरत पर तबादला ख्याल किया था। शाम गए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी जम्मू कश्मीर के हालात पर बात की थी। और इधर डीजी बीएसएफ भी आज स्पेशली तौर पे कल शाम को जम्मू पहुंचे, और जम्मू में उन्होंने बीएसएफ की अगली चौकियों का दौरा किया। अगली चौकियों के दौरे के साथ साथ उन्होंने बीएसएफ के जवानों से बात की, सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसको मजबूत बनाने की बात की। और सिक्योरिटी ग्रिड के हवाले से माना जा रहा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सबका पुलिस अफसरान डॉक्टर वेद और उसके साथ साथ कुलदीप खुडा ने जो 2 बयानात दिए हैं, उसे पस मंज़र में माना जा रहा है कि सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो काफ़ी कंसर्न रहे। और इन्हीं कंसर्न हालात में जहां कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि ये जो जम्मू में, जो जम्मू खित्ते में जो ये मिलिटेंट्स हैं, ये तालिबानी हैं या ये पाकिस्तानी फ़ौज की तरबियत याफ्ता हैं, और उसके साथ साथ जो अमेरिकन M47 जो M14 जो हथियार हैं जो तालिबान के पास अमेरिका छोड़ के चला गया था, उसके साथ साथ कुछ और हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, उससे सिक्योरिटी कंसर्न जो है काफ़ी आए हुए हैं। और इस सारे को असेस करने के लिए, जम्मू खित्ते में अमन अमान को कायम करने के लिए और लोगों में जो इस वक्त डर वगैरह है उसको कम करने के लिए मीटिंगों के साथ साथ आवाम के साथ राब्ते भी हैं, बॉर्डर की सिचुएशन को भी असेस किया जा रहा है। अमित कुमार हमारे साथी जम्मू में, हम सीधा अपडेट उनसे लेंगे, जम्मू चलेंगे उनके पास और अमित से हम जाने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, आपकी संडे है, गुड आफ्टरनून, आपको संडे का भी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप एंजॉय कर रहे थे इस गर्मी में, जम्मू की गर्मी में। लेकिन ज़रा दर्शकों को थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी भी आए हुए थे, उसके साथ साथ ये जो बीएसएफ के हैं, बीएसएफ प्रमुख वो भी जम्मू पहुँचे हैं, डीजी बीएसएफ। किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह से इन बॉर्डर से लेकर अंदर के हालात को देखा और लोगों में किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है? मायने रखते हैं और ना ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और कल जिस तरह से सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जो है वो जम्मू पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले आकर जम्मू के पीएचक्यू में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें सभी जो जितने भी बीएसएफ है, आर्मी है, पुलिस है और अन्य एजेंसियां हैं, उनके अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। क्योंकि पिछले 9 जून से लेकर अभी तक करीब 1 महीने के भीतर 7 आतंकी हमले जो है वो जम्मू में हो चुके हैं, जिसमें 12 जवान शहीद हुए हैं और 9 आम नागरिक जो है वो अभी तक मारे जा चुके हैं। इसे बेहद महत्वपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार ले रही है। यही वजह है कि पिछले 1 महीने में सेना अध्यक्ष ने दूसरी बार ये दौरा किया और 2 दिनों तक जम्मू में है। इसके बाद उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के साथ भी बैठक की और उसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जो सेना प्रमुख है उन्होंने आश्वस्त किया है एलजी मनोज सिन्हा को कि जितनी भी आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और यह आशंका जताई जा रही है कि बड़ा कुंभा आतंकियों का पाकिस्तान से जम्मू में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पहुंचा है, उन्हें पूरी तरह से निस्ते नाबूद किया जाएगा और किसी तरह की आतंकी गतिविधियों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देर शाम को डीजी बीएसएफ भी जो जम्मू में पहुंचे थे, उन्होंने उसके बाद बीएसएफ के हेडक्वार्टर में भी आज के महत्वपूर्ण बैठक की। उसके बाद वो भी एलजी मनोज सिन्हा के साथ मिले। तो ये जितनी हमारी टुकड़ियां हैं, जितनी हमारी सेना है, बीएसएफ है, इनके अध्यक्षों का जम्मू में पहुंचना साफ तौर से एक बात तो जाहिर करता है कि एवरीथिंग इज नॉट फेयर, एवरीथिंग इज नॉट राइट इन जम्मू, खासकर क्योंकि पिछले 1 महीने में यदि 7 वारदातें हुई हैं तो इसका साफ तौर से केंद्र को ये बात पता चल चुकी है कि जम्मू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और उसे दुरुस्त करने के लिए ये जिस तरह से डीजी बीएसएफ नवीन अग्रवाल और सेना अध्यक्ष खुद जम्मू पहुंचे हैं और आने वाले समय में इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से यह आशंका जताई जा रही है कि बड़ा कुंभा जो आतंकियों का अभी तक जम्मू में प्रवेश कर चुका है, जल्द ही उनका खात्मा भी किया जाएगा। अनिल, मैं जम्मू कश्मीर के 2 प्रमुख रहे हैं, पुलिस चीफ रहे हैं डॉक्टर वेद, उनका एक स्टेटमेंट जो है कल न्यूज़ एजेंसीज ने कोट किया था कि 40 से 70 के करीब ये जो तालिबानी हो सकते हैं या ये पाकिस्तानी सेना के जो हैं वो लोग हो सकते हैं, उन्होंने बताया। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि बहुत ही कंसर्न्स हैं, सीरियस इश्यूज़ हैं, क्योंकि इस तरह के हालात जम्मू में कभी नहीं थे। साथ साथ में मिस्टर खुड्डा जो हैं हमारे डीजीपी रहे हैं, उनसे भी कल मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि बॉर्डर जो पोस्ट हैं, बीएसएफ की एक बड़ी जिम्मेदारी है जो बॉर्डर पोस्ट हैं और वो ट्रैक्स हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होती है, उनको स्ट्रॉन्ग करने की, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उनने
कहीं न कहीं एक और भी उनने मेरे साथ बात करते हुए बताया कि ये जो करतारपुर कॉरिडोर है उस पर भी पूरी तरह से नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी या वो पूर्व अधिकारी हो, जब वो इस तरह की बात करते हो, तो लोगों में, आम लोगों में क्या सिचुएशन है? देखिए, आपने जो आंकड़े बताए, जो पूर्व डीजीपी ने बताया, दोनों डीजीपी ने जो बताया है, वो आंकड़े कहीं दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन जो एजेंसियों ने अपनी तरफ से क्लियर किया, उन्होंने भी ये साफ तौर से किया कि 50 से 55 आतंकी जो है वो जम्मू खासतौर से सूबे में प्रवेश कर चुके हैं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। लेकिन एजेंसियों ने यह भी एश्योर किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास 500 पैराट्रूपर्स को सिर्फ इन आतंकियों को खत्म करने के लिए खुफिया तौर पर छोड़ा गया है। तो यानी तैयारी अपनी तरफ से भी कम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से पूर्व डीजीपी कुलदीप हुड्डा जी की आपने बात की कि उन्होंने ये कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर से यदि आतंकियों की प्रवेश जो है वो चाहे तालिबान हो या पाकिस्तानी सेना के आतंकी हो, वो यदि यहाँ पे प्रवेश करे तो एक कंसर्न सीरियस हो सकता है और इसमें यदि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्हें भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। लेकिन अब ये साक्ष्य कितने हैं और इस तरह की खबर को सार्वजनिक करना, इसका क्या असर आता है, वो तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये सारी चीजों से हम आंखें नहीं फिरा सकते, क्योंकि थल सेना अध्यक्ष यदि जम्मू पहुंचे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ी कड़ी जरूर होगी, क्योंकि सिर्फ असेंबली इलेक्शन के लिए थल सेना अध्यक्ष जम्मू पहुंचे, इसमें हमें बात हजम नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे विशेष साथी, खास साथी हमारे अमित कुमार जम्मू से, जम्मू का अपडेट कर रहे थे। जम्मू में सेना प्रमुख यानी सेना चीफ फौज के सरबराह, उसके साथ साथ डीजी बीएसएफ का दौरा, और ये साफ जाहिर है मामलात गंभीर हैं, संगीन मामलात हैं और इन संगीन मामलात पे नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ तरह से जो बयानात आए हैं उससे सिक्योरिटी जो मामलात हैं उस पर कंसर्न जो है खड़ा किया है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं और भी गम है, और भी मुद्दे हैं। और मुद्दों की अगर बात की जाए तो स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे आप बजट की। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क का बजट निर्मला सीतारमण कल पेश कर रही है, परसों पेश कर रही हैं, और इस बजट के हवाले से दुनिया जानती है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। पिछले बजट्स के दौरान बताया तो बहुत कुछ किया गया, लेकिन वो ज़मीनी सतह पे पैसा आया है या नहीं आया, अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते रहते हैं। आदाद शुमार सरकार ने दिए, सरकार बताती है इतने लाख करोड़, इतने हज़ार करोड़। इस साल का भी जो है कई लाख करोड़ का जो बजट है जम्मू कश्मीर को लेकर जो मखसूस किया गया है, उस बजट से भी लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण जो लगातार बजट पेश करेंगी, अब की बार जम्मू कश्मीर के हवाले से जहाँ और मामलात हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर का एक कंसर्न है, जम्मू कश्मीर के हालात हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में मीडिया इंडस्ट्री के लोग भी बजट की बात करते हैं और अपने आप का, या मीडिया के जो प्रेस काउंसिल है USIBC, उन्होंने भी जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है इसको भी आज़ाद कराने और गैर मुल्की मालियाती खिदमात की फर्मों की बराबरी का मैदान बनाने के पर भी जोर दिया है इस बजट के हवाले से। लेकिन आम कश्मीरी जो है वो रोटी कपड़े और मकान के मसाइल पर ही बात करता है, और कश्मीर का ताजर जो है इसी का आसपास घूमता हुआ बता रहा है कि कभी सैलाब आया तो डूब गए, कभी भूचाल आया तो उखड़ गए, और उसके बाद यहाँ तूफान बरपा रहे कश्मीर से लेकर जम्मू तक। चाहे जम्मू में इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन कश्मीर में जब हालात ख़राब हो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ना सही इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जम्मू पर भी पड़ जाता है, मुल्क में भी पड़ता है। तो कश्मीर के हालात का तो दुनिया जानती है, 90 से हम देखते आ रहे हैं, 99 से कश्मीर के हालात कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये सब के बीच में एक आम ताजर, आम ट्रेडर जो है उसकी उम्मीद है कि अब की बार जो बजट है कहीं न कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीरी को जिंदा करने की कोशिश करेगा। हमने श्रीनगर के ताजरों से बात की, उनकी राय जानी इस बजट के बारे में। ज़रा सुनिएगा मंजूर पख्तून से लेकर जो सीनियर ताजर हमारे हैं वो क्या बता रहे हैं। जब भी बजट की अनाउंसमेंट होती हैं तो आम लोगों में एक उत्साह होती है, जनरल पब्लिक हो, जनरल ट्रेड हो या टूरिज़्म हो, जो भी हमारे सेक्टर्स होते हैं, हर एक सेक्टर की अपनी अपनी उम्मीद लगी रहती है। खासकर मैं टूरिज़्म की बात करूंगा, जो मतलब टूरिज़्म को आपको पता ही है कितने सालों का इफेक्ट रहा है वो 2-3 साल से ठीक चल रहा है, मगर फिर भी इसको ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस में गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल रहता है।
तो मेरे को लगता है इस बजट में गवर्नमेंट कुछ टूरिज्म सेक्टर के लिए कोई ऐसा पैकेज अनाउंस कर ले जो हम आगे अपनी बिजनेस को स्मूथली बढ़ाए, और एक हैंड होल्डिंग भी हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से। जब भी कुछ ऐसा ग्रो बिजनेस होता है तो उसमें गवर्नमेंट का एक मेजर रोल रहता है। गवर्नमेंट ही, मैंने बोला कि ऐसी एक इंस्टीट्यूशन है, ऐसा एक ज़रिया है जो आम लोगों के बिज़नेस को ग्रो कर सकता है और आम लोगों की उम्मीद। देखिए जी, अगर हम समझें कि ये नए इलेक्शंस के बाद पहला बजट है मोहतरमा निर्मला सीतारमण जी का, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कश्मीर, क्योंकि एक बड़े ही नामसाइल 3 डेकेड्स की बाद वापस ट्रैक पे आया है, तो हम समझते हैं कि हाई टाइम है कि इस वक्त उनको जो इम्पिटस है वो दिया जाए। ख़ासकर हम ताजर का बरादरी की बात करेंगे। ताजरों का इशू रहा है कि जो 3 दिहाइयों के नामसाइल हालात रहे हैं, इसकी वजह से कई एक ताजर जो हैं वो बैंक्स के कर्जाई हो चुके हैं, बाकी परेशानियों में ये हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक रिलैक्स्ड पॉलिसी लाए। खाली OTS से काम नहीं चलेगा, हमें कहीं ना कहीं उनको वापस ट्रैक पे डालने की बात भी साथ साथ करनी होगी कि कहीं ना कहीं एक रिलैक्स्ड लैंडिंग पॉलिसी कश्मीर स्पेसिफिक होनी चाहिए, जिसमें कुछ एक कॉर्पस मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट करे स्पेशली फॉर कश्मीर। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सनम एजाज के साथ। और अब ज़रा हालात वाक़ात में हादसात। खित्ते पीर पंचाल और खित्ते पीर पंचाल के साथ साथ आपको बताते चलें कि खित्ते चिनाब, ये 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ से आए रोज़ हादसों की खबरें आती है। और पीर पंचाल की नौशहरा राजौरी में भी आज एक दिलदोज़ सड़क हादसा हुआ है, और इस सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 4 लोग जो हैं वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए। और ये ठंड मैक्सी से लाम की तरफ जो आज गाड़ी जा रही थी सुबह सुबह, उसमें जो एक ही को वैन जा रही थी वो ठंड मैक्सी के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसमें ड्राइवर और दूसरे एक शख्स की मौत हो गई। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाला इलाका है, और इस गाड़ी में 6 दूसरे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। बच्चा भी इसमें बताया जाता है कि शामिल है। आपको बताते चलें, अभी कुछ देर पहले कुछ सोशल मीडिया के हवाले से बताया गया कि इसमें 3 लोग मारे गए हैं, लेकिन हमारे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक इसमें 2 लोग मारे गए हैं, 4 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं, 6 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं, जिनमें से 4 एक ही फैमिली के हैं। गाड़ी चलती चलती एक्सीडेंट हो गया, वहाँ मोड़ बहुत से कहाँ गाड़ी आ रही? ये पीर बड़ेसर से जम्मू जा रहे थे। अच्छा, फिर कहाँ पे हुआ? ये अरसाबाद पीर बड़ेसर के करीब वहीं पे नज़दीक ही वहीं एक्सीडेंट हो गया उनका। तो वहाँ एक ड्राइवर तो एक बुजुर्ग आदमी थे, दोनों की डेथ होगी। ड्राइवर की आस-पास होगी। तो भाई का यही था, वहाँ मोड़ बहुत ज़्यादा है, मोड़ के हिसाब से तो गाड़ी तो आराम से चला रहे थे वहाँ से। कितने लोग बैठे थे? उसमें सिर्फ 8 लोग थे। 8 लोग। हाँ जी, 2-3 बच्चे हैं, तो बाकी 2-3 जेंट्स थे, बाकी लेडीज थी। कितने पेशेंट यहाँ पहुँचे? यहाँ पे फिलहाल 5 पहुँचे हैं, एक रास्ते में आ रहा है, तो एक की डेथ हो गई है। अस्पताल का मंजर, ड्राइवर का नाम अरुण कुमार और जो ज़ख्मी शख्स हुआ उसका नाम मोहम्मद दीन है, और दोनों लाम के रहने वाले हैं। और नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि जब अस्पताल का मंजर है तो एक और अस्पताल का मंजर आपको दिखाते हैं। अनंतनाग में कल आपने देखा होगा, कल सरीगोफरा के इलाके में लोगों में असाल यानी डायरिया और उसके साथ साथ वॉमिटिंग होना शुरू हुई थी, और उसके बाद 50 से ज़ायद अफराद को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये परसों शाम को हुआ था, और कल दिन और परसों शाम रात भर अस्पताल का अमला, तिबी अमला, बाकी लोग पूरे इस इलाके में रहे। लेकिन आज उस गांव से निकल के बीमारी दूसरे इलाके तक पहुंची है। कल भी हमने वहाँ के डॉक्टर BMO हैं, डॉक्टर ज़हूर, उनसे बात की थी, और उनकी टीमें जो मुख्तलिफ इलाकों में पहुंची हुई थी लोगों को समझा रही थी इन हालात में क्या कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है। लेकिन पास वाले इलाके तक ही पहुँच गया, और आज पास के गाँव से भी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। यानी एक तरह से वो महामारी है वो पैदा हो चुकी है, एपिडेमिक जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये पैदा हो चुकी है। और इसमें साफ जाहिर है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी पड़ेगी। इसमें खालिद मुंतज़िर हमारे अनंतनाग में साथी हैं, हम उनके पास सीधा चलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या है। खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा लाम, कल हमने सरीगुफारा में देखा था कि ये सारी सिचुएशन हुई है, आज किस गांव में हुई और कहाँ तक पहुँचे ये लोग?
देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा कि कल जो हमने हालात देखे थे कि श्रीगुफारा के साथ ही में एक इलाका पड़ता है जिसे त्रेल कहते हैं, और त्रेल से नीचे आज एक गांव है जिसका नाम नंबल है। वहां से आज कुछ केसेस सामने आए हैं, कुछ केसेस की रिपोर्ट जो है सामने आई है। और कल हमने देखा कि जिस तादाद में कल पेशेंट सामने आए थे जो शिकायत कर रहे थे कि उल्टी और दस्त होने की, लेकिन आज की नवीयत जो दूसरी है, क्योंकि आज खाली 8 से 10 केसेस ही सामने आए हैं और जिनको वहीं पे एडमिट किया गया और वहीं पे उनका इलाज मुआवजा किया गया। कल की नवीयत इस कदर थी कि पूरा गांव ही इसकी लपेट में आया था और 100 के करीब, इसी से लेकर 100 तक जो मरीज थे वो शिकायत कर रहे थे कि रात भर उनको जो है परेशान होना पड़ा, उनको दस्त लगे या उनको उल्टियां हुई। और जिसके बाद वहीं पे यानी कि त्रेल के मुकाम पे ही जो मौजूद वहां पे प्राइमरी स्कूल है, वहां पे गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे कैंप लगाया गया जहां पे जो महकमे हेल्थ की जो पूरी टीम है, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वहां पे रहे और वो उनका इलाज करते रहे। और आज सुबह जो केसेस सामने आए, 2-3 घंटे के अंदर अंदर 8 ऐसे मरीज आए जिन्होंने शिकायत की बिल्कुल वही कि उनको भी दस्त लगे हैं और उनको भी उल्टियां आ रही है, और जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे उनका भी इलाज मुआवजा किया गया। खुशखबरी ये साइंस एंड सिम्टम्स साफ जाहिर है सबके एक हैं, तो एक क्या ये गांव से दूसरे गांव जो फूट पड़ी है, क्योंकि ये छूत छात की बीमारी तो है नहीं, तो फिर ये वहाँ कैसे, क्या वहाँ पे भी, क्योंकि कल पता चला था कि गंदा पानी पीने से हुआ है, क्या ये इलाका भी गंदा पानी पीने से, क्या इनके पास फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, इनके पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है? देखिए सनम, ये बात काबिल जिक्र है कि जिस गांव से कल शिकायत लोगों ने की थी उसके साथ ही ये गांव है और दोनों गांव को एक ही पानी, एक ही रिजर्वर से पानी मिलता है और ये लोग वहीं से पानी हासिल करते हैं। यकीनन कल जब हमने डॉक्टर से बात की या जो माहिरीन सेहत है उनका भी यही मानना है कि ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से ही ये बीमारी मार्ज वजूद में आती है। और यकीनन जाहिर सी बात है कि ये पेशेंट्स भी इसी पानी को इस्तेमाल करते थे। ये गांव जो है उनको भी वहीं से पानी हासिल होता है जहां से त्रेल श्रीगुफारा के लोगों को पानी हासिल होता है। अगर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, लेकिन बताया जाता है कि काफी वक्त से साफ नहीं किया गया है। बहुत से लोगों ने बताया कि साफ नहीं किया गया है। जी, काफी वक्त से उसको साफ नहीं किया गया, जिसके चलते ये बीमारियां जो है वजूद में आई। लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि बाज़ तौर पे कल हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन ने भी वहां पे जाके लोगों से बात की, हालात का जायजा लिया, एक एक बात को नोट किया। उसके बाद महकमे सेहत के अफसरान भी थे और जिसके बाद उन्होंने जो पानी के जो नमूने हैं वो लिए गए और उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही बताया जा सकता है कि क्या हकीकत में जिस पानी पे हम दोषी ठहरा रहे हैं, जिस पानी को कि पानी आलूदा है और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ही ये वहां पे डिजीज पैदा हुई है, या कुछ वजह और भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे वहां पे महकमे सेहत की टीम कल से काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा खालिद मुंतज़िर हमें जानकारी देने के लिए अनंतनाग के त्रेल के गाँव से। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबल त्रेल के गाँव से इंतजामिया पहुंची हुई है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर फखरुद्दीन भी कल वहाँ पे पहुंचे हुए थे। BMO CMO जितने भी तिबी अमला है वो सारा ड्यूटी पे है, मेडिकल स्टाफ के डॉक्टर जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी वजह जो है वो पानी है। तो पानी आप जितने भी उस इलाके हो, तो हर किसी को गर्म पानी उबाल के पीना चाहिए। लेकिन इन लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, उन्हें एहतियात करना पड़ेगा। उन्हें पानी जो है वो उबाल के पीना है, और जो सब्जियां घर में लाएँ, कोई फ्रूट लाएँ वगैरह, धो के खाएँ। पहले उनको अच्छी तरह से धोएं, उसके बाद खाएँ, बिना धोए ना कोई खाएँ। ये एक तस्वीर क्या है। चलिए अब ज़रा दूसरा रुख करते हैं। तो दूसरा रुख शहर का, रात की कुछ तस्वीर, और ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक महकमे की, जम्मू कश्मीर के पुलिस महकमे की। शहर श्रीनगर में रात भर ट्रैफिक महकमा गश्त कर रहा था। हर ट्रक टिप्पर वाले को रोका जा रहा है। कागजात तो चेक होते ही होते हैं, लेकिन जिस तरह से आपको गाड़ी चलानी है उस पर रात भर ट्रैफिक हुकाम के लोग, पुलिस के लोग नज़र रखे हुए थे। अफसरान भी थे और अफसरान के साथ साथ दूसरे लोग थे। और एक ट्रैफिक ड्राइव जो है जो श्रीनगर में शुरू कर रखी है। यूँ तो हमारा ट्रैफिक अमला जो है बहुत कम तादाद में, कलील तादाद में, जितनी शहर में ट्रैफिक की ज़रूरत है, सिचुएशन है, उसको देखते हुए ये वही हाथी के मुंह में जीरे वाली कहानी है। इतना ट्रैफिक अमला कम है। और फिर रात को भी ड्यूटी देना, दिन भर इस कड़कती धूप में ये ट्रैफिक का हवलदार हो या ट्रैफिक का कोई और अफसर हो, बीच सड़क पे खड़ा रहता है, हमारी खिदमत करता है, रात को भी ड्यूटी करता है, तो इसमें हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है।
तो इस लेके आज जो ड्राइव की थी इसमें लोगों के लिए भी यह है कि आपकी भी पहली जिम्मेदारी है, आप भी आएँ सामने और बताएं कि क्या कुछ करना है। ये अभी कुछ दिन पहले भी आपसे बात हुई थी इस बारे में। जो टिपर्स रात को चलते हैं विदाउट नंबर प्लेट्स होते हैं या हाई बीम्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर हार्न्स यूज़ करते हैं या अपने टिपर्स में मॉडिफिकेशन होते हैं, उनकी टिपर्स में मॉडिफिकेशन होती है। जो हमने लास्ट टाइम भी इनको रिक्वेस्ट की थी टिपर यूनियन से, उनकी ड्राइवर साहिबान से, मालिक जो हजरात हैं उनको बोला था हमने कि ये छोटी छोटी वायलेशंस ना करें। फिर भी आज हमने फिर एक और नाइट ड्राइव की ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स की हिदायत पर हमने एसएसपी श्रीनगर, ट्रैफिक श्रीनगर की हिदायत पर आज हमने ये ड्राइव यहाँ पर फिर से की। फिर से हमने देखा कि काफ़ी सारे टिपर्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें वायलेशंस है, चाहे वो नंबर प्लेट उन्होंने छुपा के रखे हैं या कुछ एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं या अपनी टिपर्स में उन्होंने मॉडिफिकेशन की है। तो काफ़ी सारे टिपर्स को हमने श्रीनगर में ट्रैफिक की ड्राइव, लेकिन सोपोर के लोग वो पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ ड्राइव कब होगी। सोपोर को लोगों ने कभी खुशी का इजहार किया, सरकार का शुक्रिया अदा किया। सोपोर में कुछ सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हाथ में लिया और उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल होने में अब उम्र खिजर मांगी जा रही है। अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बिजली के कनेक्शन हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे बाकी जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे कम्प्लेक्सेस हो, चाहे फंवारे हो, चाहे जितने भी जो सोपोर में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आधा काम और आधे काम के बाद राम नाम। सोपोर के लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई अगर सरकार ने पैसा खर्च किया तो आधा ही क्यों किया, आधा ही क्यों किया जा रहा है। या तो सरकार ना करती तो कोई अफसोस ही नहीं होता, फिर आधा काम तो ना सीधा ना उल्टा, उल्टा होता तो चल ही जाता, उल्टे पे चल जाते लोग। अब आधा सीधा आधा उल्टा, और फिर यहाँ दफ्तर है, कम्प्लेक्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, सब पे आधा आधा ही। ये सोपोर के लोग पूछ रहे थे और सरकार तक ये बात पहुंचा रहे थे कि बड़ा प्रोजेक्ट्स पे आपने पैसा खर्च किया है, करोड़ों रुपए खर्च किया है, लेकिन अब कुछ पैसों की और ज़रूरत है। वो खर्च करने में या बखीली है या तासुब है। सरकार खुद फैसला करे, बखीली है, तासुब है, गरीबी है, क्या है। सोपोर के लोग पूछ रहे थे। जो मसाइल हैं, मसाइलस्तान बन गए हैं कस्बे सोपोर, और जहां गवर्नमेंट तामीरी काम कर रही हैं या तो अधूरे छोड़े गए हैं या तो बन के तामीर हुआ है, मरीज हाल तामीर हुआ है, उस पर काफ़ी पैसा लगाया गया है। अब इतने सालों के बाद, 10 साल के बाद आज म्यूनिसिपलिटी को वो दिया गया है और अभी मरीज हाल तब भी नहीं वो उस पोजीशन में नहीं आया। इसी तरह से मैं आपको एक और बात बताऊंगा कस्बे सोपोर के हवाले से। आपको ये ताज्जुब होगा कि गवर्नमेंट का कहना है कि हमने पानी पहाड़ों तक पहुंचाया है। ये गवर्नमेंट का दावा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमने पानी पहाड़ों तक पहुँचाया। और नाज़रीन, एक अच्छी तस्वीर इस कौम के बारे में, इस बच्चों के बारे, इस कौम के नौजवानों के बारे में। आज एतवार का दिन था, मुल्क में वज़ीर आज़म मन का प्रोग्राम, मन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी आवाम की बात करते हैं। रेडियो पे ये प्रोग्राम होता है, तो सुबह सुबह हमने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बयान सुना बिलाल अहमद के बारे में। ज़रा सुनिए आप भी मनोज सिन्हा क्या बता रहे हैं। बल्कि युवा समाज सेवी बिलाल भट्ट आवाम में व्यापक परिवर्तनों के एक प्रेरक स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपनी अदम्य आस्था के बल पर वह एक अग्रणी बुद्धिजीवी के रूप में भारत सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर की कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी सुनिश्चित कर रहे हैं तथा निरंतर अपने कैंपेन द्वारा नई पीढ़ी को नशे से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की आज सुबह रेडियो पर नश्र हुई आवाज़ थी, जो हमने कैप्चर की। और मनोज सिन्हा इस तकरीर में, इस खिताब में, इस बातचीत में गांदरबल के बिलाल अहमद का नाम लेते हैं और उनकी मिसाल देते हुए बता रहे हैं कि बिलाल ने जिस तरह से लोगों की खिदमत की, जिस तरह से
सिचुएशन को, वहाँ ख़ास तौर पर ख़वातीन को हकूक़ के बारे में बताया, सरकार की स्कीमों के बारे में बताया। इसके लिए बिलाल काबिल तारीफ़ है। तो वाकई में बिलाल काबिल तारीफ़ है और बिलाल के लिए भी ये खुशी का मुकाम है। तो बिलाल से हमारे साथी वकार हैं गानों ने उन्होंने पूछा कि क्या भाई बिलाल कैसे किया ये कमाल, तो बिलाल का जवाब सुनिएगा आप। अल्लाह का बेहद शुक्र सना है कि 14 साल के काम जो मैंने अनथक सेल्फलेसली कैंपेन की वुमेन एम्पावरमेंट पे अंडर द मिशन शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के साथ, और वॉलंटियरली जागरूकता ड्रग्स पे काम किया, नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट की ओर रागिब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कारवान मैंने शुरू किया था, इसके पीछे जो मैसेज थी वो था हर घर दस्तक। मैंने घर घर गली गली मोहल्ला मोहल्ला ज़िला ज़िला पूरे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में अपनी कैंपेन चलाई। जितनी भी ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी उनकी कैंपेनिंग की मैंने वॉलंटियरली। सारे अजला तक मैं पहुंचा, सारे अजला के लोगों को मैंने दस्तक दिया। गांधरबल के युवा समाज सेवी बिलाल भट्ट। और नाज़रीन, हमारी फ्रूट इंडस्ट्री और फ्रूट इंडस्ट्री पे हमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करना है, क्योंकि हमारी फ्रूट इंडस्ट्री हमारी इकॉनमी है। और जम्मू कश्मीर के ताजर, ख़ासतौर पर कश्मीर से फ्रूट के ताजर अक्सर शिकायत लेके आते रहते हैं। कुलगाम में आज फ्रूट इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हवाले से एप्पल इंडस्ट्री ख़ास तौर पे एक ख़ास प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ CPM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी थे। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने यहाँ ट्रेडर्स से, एप्पल ट्रेडर्स से बात करते हुए शो किया। चूँकि एप्पल बाउल के तौर पर माना जाता है, तो यहाँ एप्पल फार्मर जो एप्पल ट्रेडर्स जो हैं उनसे बात की और उनके मसाइल सुनने के बाद बताया कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जम्मू कश्मीर की इस फ्रूट को वो दर्जा दे जिसके वो हकदार भी है। इस कन्वेंशन का या इजलास का ताल्लुक है, ये दो-रोज़ा मीटिंग थी हमारी जो ऑल इंडिया एप्पल फार्मर्स फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया। जहाँ तक हमारी पैदावार का ताल्लुक है, बाज़ार में वो हमें मिलता नहीं है जितना उस पर खर्च आता है, और सरकार की तरफ से चाहिए तो ये था कि वो फैसिलिटेट करते। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो फैसिलिटेट करती, लेकिन नहीं किया जाता है। ये शिकायत आम लोगों की। तारिगामी भी इस पर बात करते, लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम एजाज के साथ। हमारी लाइव नशरियात में अभी बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि फिर होगी आपसे मुलाकात। रब कायनात की मर्जी। अल्लाह आपका मेरा सब का निगहबान हो। अल्लाह।